हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज है आपका 11वीं की हिंदी आरोह पुस्तिका का चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती, और इसका सारांश दिया जाएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराया जाएगा। तो यह है आपका 12वां चैप्टर और इसका आपका संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यान सहित दिया जाएगा। और चलिए अब हम लोग लेखक का परिचय जानते हैं। लेखक का नाम है त्रिलोचन। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। वैसे तो त्रिलोचन लिखा है बुक में, लेकिन इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन इत्यादि बहुत सारी रचनाएं, आप इसे बुक में भी पढ़ सकते हैं। इनको प्रमुख सम्मान मिली थी साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे उच्चतम पुरस्कार है। सलाका सम्मान, ये भी उच्चतम पुरस्कार है, और महात्मा गांधी पुरस्कार। और इनका निधन सन 2007 को हो गया था, मतलब इनका लेटेस्ट में ही निधन हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, मतलब एक प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। चलिए आगे देखते हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषाविज्ञ शास्त्री भी थे। ये बहुभाषाविज्ञ शास्त्री मतलब ये बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ा हुआ है, मतलब इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ा हुआ है, त्रिलोचन शास्त्री। चलिए आगे देखते हैं। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है सोनेट। सोनेट क्या कहा जाता है? कोई भी लाइन यदि 4 लाइन का रहता है तो उसे सोनेट कहा जाता है। ये आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़िएगा। हिंदी लिटरेचर में इसको छंद कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में इसी चीज़ को सोनेट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देते हैं। चुटीला मतलब होता है मजाकिय रूप में, नाटकीय मतलब नाटक के रूप में किसी भी कविता को बना के ये नया अंजाम देते हैं। जब बुक में कविता को रीड कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि नाटकीय तरीके से इस कविता को लिखा गया है, ना कि कविता के रूप में। किसी का मतलब लय नहीं दिया गया है इसमें, ये नाटकीय रूप में ये कविता लिखी गई है। चलिए अब कविता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। जैसे चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। ये धरती संग्रह मेन बुक है, धरती संग्रह, इसके अंदर है ये कविता संकलित है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अब देखिए यहाँ चिन्हती का मतलब होता है पहचानना। पहचानना मतलब ये नहीं जानती है। ये थोड़ा मतलब खोरठा बिहारी शब्द में हम लोग कहते हैं कभी कभी कि चिन्हना। चिन्हती का मतलब होता है पहचानना। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। पलायन मतलब होता है कि लोग कमाने के लिए अपने जगह को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर विस्थापित हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसको पलायन कहा जाता है। इस कविता में पलायन के तत्वधान में बताया गया है कि बोलता है कवि कि यदि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा जो पति है वो पलायन करके कलकत्ता कमाने के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पे पलायन का भी चीज़ दिखाया गया है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधी को उजागर करता है। इसमें शिक्षा विरोधी का अंतर्विरोधी मतलब कि आत्म से विरोधी जो होता है उसका भी उजागर किया गया है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये सब के बारे में भी बताया गया है। वह कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे। ये शब्द आप पढ़िएगा कि वह कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन का प्रकट करती है। देखिए कलकत्ते पर बजर गिरे मतलब देखिए क्या है कि जब कवि कहता है कि तुम्हारा पति कलकत्ता कमाने के लिए चला जाएगा तो कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति कलकत्ता कमाने के लिए जाए, तो इसीलिए वो चाहती है कि कलकत्ते पर बजर गिर जाए, कलकत्ता ख़त्म हो जाए, ताकि मेरा पति पलायन करके कमाने के लिए पैसे के लिए नहीं जाए। त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता लोक भावना से जुड़ी हुई है। लोक भावना मतलब जो आम जन का भावना है उससे जुड़ी हुई है। सुंदर नामक ग्वाले की लड़की चंपा ठेठ अनपढ़ है, वह मवेशी चराती है। उसे काले काले अक्षरों में छिपे स्वरों पर आश्चर्य होता है। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है कि जो चंपा है वो सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है, वो ठेठ अनपढ़ मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है। वह मवेशी भी चराती है, गांव देहात की लड़की है तो मवेशी चराती है। उसे काले काले अक्षरों में छिपे स्वरों पर आश्चर्य होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर पढ़ाई लिखाई क्या होता है। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है। अब देखिए इसमें एक कहावत भी आता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर।
तो इसी को ही परिभाषित करता है कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, उनको कोई भी मतलब नहीं है। वह लेखक के साथ शरारत करते हुए कभी उसकी कलम चुरा लेती है, कभी कागज़ गायब कर देती है। वह लेखक के दिन भर लिखते पढ़ते रहने को कागज़ गोदने का व्यर्थ काम कहकर शिकायत भी करती है। अब देखिए क्या है कि लेखक उसी के गांव का है, उसी का आसपास का है। अब वहाँ जब लेखक लिखता है तो उसका कलम चुरा लेती है, कागज़ गायब कर देती है। वह लेखक के दिन भर लिखते पढ़ते रहने को कागज़ गोदने का व्यर्थ काम कहकर शिकायत भी करती है। अब देखिए यहाँ गोदने एक शब्द आया है, गोदने का। तो आजकल जो हम लोग टैटू कराते हैं ना, पहले का समय में इसको गोदना कहा जाता था। आप अपनी दादी को पूछेगा कि आखिर गोदना क्या होता है, तो हाथ में लोग पहले गोदना करवाता था, जो आजकल हम लोग टैटू करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक उसे समझाता है कि वह भी पढ़ना लिखना सीख ले, गांधी बाबा भी यही चाहते हैं। अब देखिए ये कहानी है स्वतंत्रता संग्राम के आसपास की। लेखक उसे समझाता है कि वह पढ़ना लिखना सीख ले, गांधी बाबा ने भी यही कहा है, वो यही चाहते हैं। वो गांधी बाबा मतलब ये हुआ महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं। परंतु चंपा पढ़ने लिखने से साफ मना कर देती है। लेखक उसे समझाता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी और उसका पति कलकत्ता चला जाएगा तब वह उसे पत्र कैसे लिखेगी। अब देखिए यहाँ विस्थापन का रंग एक दिखाया गया है कि तुम्हारा शादी हो जाएगा और तुम्हारे पति जब कोलकाता चले जाएंगे तो तुम उसे पत्र कैसे लिखेगी, इसके लिए तुम पढ़ लो ताकि तुम पत्र लिख सको। तो यहीं पे गंगा जो चंपा है वो कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, मेरे पति को वहाँ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर चंपा कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, वह तो अपने बालम को कलकत्ता नहीं जाने देगी, उसे अपने पास रखेगी। बालम मतलब होता है पति, ये भोजपुरी शब्द है थोड़ा, इसे आप समझिएगा, बालम मतलब पति होता है। अब चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा से एकदम संबंधित प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर आप देखें। कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती मतलब नहीं पहचानती, कविता में हमारे समाज की किस समस्या को उजागर किया गया है। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता में अत्यंत सरल ढंग से हमारे देश की गंभीर समस्या निरक्षरता को चिन्हित किया गया। निरक्षरता मतलब कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या को चित्रित किया गया है। विशेषतः स्त्रियों में शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव। वैसे भी पहले के ज़माने में स्त्री लोग तो पढ़ते नहीं थे, अभी भी बहुत सारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा नारा इसलिए दिया जाता है कि लोग स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहते थे। पहले का समय में ये कटु सत्य है कि स्त्री को लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो इसी पर चित्रित करके ये कहानी एक कविता रची गई है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। देखिए एक शब्द है नहीं कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। तो चंपा एकदम नहीं चाहती थी कि कलकत्ता उसका पति जाए, क्योंकि कलकत्ता यदि उसका पति जाएगा तो वो परिवार टूट जाएगा, उसका वहाँ शोषण होगा, यह शोषण का प्रतीक है। इस शोषण के आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती थी। आखिर कौन पत्नी अपने पति से अलग रहना चाहेगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। आखिर चंपा को ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा है जब लेखक कहता है कि गांधी बाबा भी चाहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो। तो चंपा को है सो विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने ऐसा कहा है। तो इसका चलिए हम लोग हल देखते हैं, उत्तर देखते हैं कि चंपा के मन में यह बात बैठी हुई कि शिक्षित व्यक्ति अपने घर को छोड़कर बाहर चला जाता है। अब देखिए क्या है कि यदि उससे रोजगार नहीं मिलेगा तो घर को छोड़कर बाहर जाएगा ही रोजगार के लिए, इस कारण वह पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती है। दूसरी तरफ कवि का दिन भर लिखते पढ़ते रहना चंपा को अजीब सा लगता है। यह भी कहा जा सकता है कि उसे बुरा लगता है, बेकार काम लगता है। गांधी जी का ग्रामीण जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव है, वे लोगों की भलाई की बात करते हैं, अतः वह गांधी जी द्वारा पढ़ने लिखने की बात कहने पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि गांधी जी तो गांव में रहते हैं, वो गांव के लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, पढ़ना लिखना तो एकदम बेकार काम है, उसमें लोग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो गांधी जी आखिर कैसे कह देंगे कि तुम पढ़ो लिखो से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कविता में गांधी जी का प्रसंग किस संदर्भ में आया तथा क्यों आया है। तो कविता में गांधी जी का प्रसंग साक्षरता के सिलसिले में आया है। साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में आया है। गांधी जी की इच्छा थी कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीख ले। आखिर खुद गांधी जी बैरिस्टर थे, तो क्यों नहीं चाहेंगे कि सभी लोग पढ़े लिखे।
गांव में गांधी जी का अच्छा प्रभाव है। कवि इसी प्रभाव के जरिए चंपा को पढ़ने के लिए तैयार करना चाहता है। इस कारण गांधी जी का प्रसंग कविता में आया। आखिर गांधी जी का तो प्रभाव पूरे इंडिया पे था। अब वैसा में यदि कोई बोल देगा कि गांधी जी बोले हैं ये चीज़, वो इन्फ्लुएंसर थे उस समय मान के चलिए, अब वो बोल रहे हैं कि पढ़ने लिखने के लिए बोले हैं वो, तो आदमी काहे नहीं पढ़ेगा। इसलिए वो सोचते हैं कि हम चंपा को यदि कहेंगे कि गांधी जी बोले हैं पढ़ने के लिए तो शायद वो पढ़ाई लिखाई करे। चलिए अब आगे हम लोग देते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? तो वो अनपढ़ थी, वो कहीं तक पढ़ी लिखी नहीं थी। वो क्या थी? अनपढ़ थी। चंपा किसकी लड़की है? आप लोग पाठ में पढ़े होंगे चंपा किसकी लड़की है, तो सुंदर ग्वाले की लड़की है। चंपा क्या काम करती थी? सभी आप लोग पढ़े हैं कि चंपा का क्या काम करती थी, तो चरवाही का काम करती थी। वो अपने गाय बैल को बाहर चराने के लिए लेके जाती थी। कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया है? तो गांधी जी की इच्छा बताया। वो कहते हैं कि गांधी जी ने ही बोला है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, फिर भी लोग कलकत्ता क्यों जाते हैं? ये किसका शब्द है? ये चंपा बोलती है। क्यों बोलती है? तो देखिए इसका आंसर सभी होगा। तो कलकत्ता बहुत दूर है किंतु महानगर है जहाँ रोजगार के अनेक साधन उपलब्ध हैं। कलकत्ता बहुत दूर तो है किंतु वहाँ रोजी रोटी के साधन सुलभ हैं। कलकत्ता बहुत दूर तो है किंतु रोजगार पाने की आशा में ही लोग कलकत्ता जाते होंगे। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। चूँकि जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें कोलकाता बहुत ही बड़ा शहर था। अभी के समय में मान के चलिए कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा शहर है। लोग यहाँ से पलायन करके मुंबई चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? आखिर काम के ही खोज में जाते हैं। यदि हमारी सरकारें यहाँ राज्य में ही, बिहार में ही सारा चीज़ खोल दे, झारखंड में ही सारा चीज़ खोल दे, यूपी में ही सारा चीज़ खोल दे, तो हम लोग आखिर क्यों बाहर जाएंगे कमाने के लिए? तो देखिए इसमें विस्थापन का भी दर्द दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तुम गौने जाओगे। इस वाक्य में गौने का क्या अर्थ है? गौने का मतलब आप सबसे पहले अपनी दादी को पूछेंगे गौने का मतलब क्या है, तो गौना का मतलब ससुराल होता है। पहले है कि विवाह होता था, विवाह है सो बाल विवाह ही हो जाता था। हम लोग सभी जानते हैं कि पहले बाल विवाह हो जाता था, शादी जो है से बच्चे में ही हो जाता था, लेकिन उस समय लोग उसे ससुराल लेकर नहीं जाते थे। तब बाद में होता था गौना, और उसके बाद गौना होता था तब वो ससुराल जाती थी लड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर बजर गिरने की बात कही गई है? तो आप शब्द पढ़ते हैं कि कलकत्ते में बजर गिरे, तो कलकत्ता में बजर गिरने की बात कही गई। बालम शब्द का क्या अर्थ है? आखिर बालम शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ पति है। हाँ, इसका अर्थ पति है। बालम शब्द का क्या अर्थ है? पति है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक जुड़े। आपका दिन शुभ हो।